हाँ जी, देखो जसमीन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग ना अपनी क्लास की इस बिजनेस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इस बिजनेस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बच्चों मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको पता होगा व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ऑल pervasive. Management is a continuous process. Management is multi-dimensional. Management is a goal-oriented process. There are two definitions of management. That is the traditional definition and modern definition. Traditional definition and modern definition. Yeah, the traditional definition management is an modern definition management is a process. Management is a management is a process of getting work done with and through others efficiently and effectively. Efficiently and effectively. तो इसका मतलब efficiency और effectiveness. तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ही पड़ी तो मुझे यही पता that there are three levels of management. It is the top level, middle level, and lower level. So these three levels of management perform five functions, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling to achieve the organizational goals. तो मैनेजमेंट ये सारे फंक्शंस करती थी। बट सॉरी प्लीज सुनो, हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट ना। तो बिजनेस मैनेजमेंट manages the business activities. Marketing management manages the marketing activities. Financial management manages the financial activities. मुझे पता है कि मेरे पास बिजनेस एज अ जनरल है, इस बिजनेस के ना सब कुछ पढ़ेंगे। मार्केटिंग भी बिजनेस का पार्ट है जी। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बिजनेस का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बिजनेस का पार्ट है। तो हम लोग एग्जैक्टली पढ़ेंगे वो सिर्फ किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? तो ये बिजनेस के सब पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट मेरे पास क्या है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या करता है? बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस एक्टिविटी। व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज? What are the business activities? Business activities are those activities which is totally concerned with the production and procurement of goods and services with the aim of earning profit. Human perform two types of activities, and that is economic activity and the non-economic. Economic activity divided into three parts, that is business, profession, and employment. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस। बिजनेस क्या? बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी कुणाल सर, बिजनेस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Business activity is an economic activity which involves production and recruitment of goods and services with the aim of earning profit. उन सारी एक्टिविटीज को जो मैनेज करता है, कौन सी एक्टिविटीज? वही वाली बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें क्या इन्वॉल्व है? प्रोडक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किस लिए करी जाती हैं? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। वही सारी एक्टिविटी, हाँ जी, वही सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए क्या होती है? मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। ऐसे ही हमने अपनी फर्स्ट पार्ट को ऐसे कवर किया है अपने, और ऐसे ही मैम लाइफ लाइन कहते हैं बिजनेस के फाइनेंस को। बिजनेस के फाइनेंस को एक बात सारे बच्चे जानते हैं, दैट बिजनेस एंड द ओनर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कोई भी बिजनेस ओपन होता है उसका लाइफ लाइन है, उसके बाद लाइफ लाइन क्या? फाइनेंस। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर टोटली कंसर्न विद, यस कम ऑन, किससे कंसर्न है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज, yes, recruitment of resources, usage of resources, recruitment and optimum utilization of finance, recruitment and optimum utilization of finance. ये सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज है? कौन सी एक्टिविटीज है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज कौन करता है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो खुशी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बच्चे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कम ऑन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कंसर्न विद, फाइनेंशियल एक्टिविटीज किससे कंसर्न है बच्चे? है रिक्रूटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट ऑफ। हर एक बिजनेस को क्या चाहिए? फाइनेंस। हर एक बिजनेस को क्या चाहिए? फाइनेंस। हर एक बिजनेस को क्या चाहिए? यस, मुझे पता है बिजनेस को फाइनेंस दो पर्पस के लिए चाहिए, एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए और एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फाइनेंस चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? तो हर एक बिजनेस, अगर बिजनेस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर मेरा भी कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस और मैं अलग अलग है। तो मतलब उस बिजनेस से देख सक्षम कह रहे हैं सर उस बिजनेस से तो आपसे पैसे लिए, तो ठीक है, अगर मुझसे पैसे भी लिए तो इसका मतलब उसने क्या लिए? कैपिटल। क्या लिए? तो बिजनेस कैपिटल पे मुझे क्या पे करता होगा? इंटरेस्ट। क्या पे करता होगा? इंटरेस्ट। अगर मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ इस बिजनेस का तो मुझे क्या मिलता होगा? प्रॉफिट। क्या मिलता होगा? बट एक बात कंफर्म है, मैं अलग हूँ और ये बिजनेस अलग है। तो चाहे पैसा ये मुझसे लेकर आए, पैसा लेना पड़ता है, फाइनेंस चाहिए। आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैनेजमेंट परफॉर्म करती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फंक्शनिंग, कंट्रोलिंग। अरे तो ये प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बिना पैसे हो जाती है क्या? आप लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी राइट जॉब। कहां से आएगा पैसा? सारी इन सारी मैनेजमेंट के सारी फर्स्ट पार्ट में जो तूने पढ़ा है मेरे साथ, इस फर्स्ट पार्ट में आपने मेरे साथ जो भी पढ़ा है, इस सब के लिए तरांश फंड चाहिए, सोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए। किस चीज को? बिजनेस को। किसको चाहिए जी? बिजनेस को। तो कोई भी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड हो जी? फाइनेंस। फाइनेंस लाने में, फाइनेंस लाने के लिए, फाइनेंस को यूज करने के लिए, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, उन सब एक्टिविटीज को बोलते हैं फाइनेंशियल। और उन सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो मैनेज करता है उसे क्या बोलते हैं जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? अब पता सुनो मेरी बात ध्यान से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या मैनेज करती है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या मैनेज करती है? तू जरा एक बार सिंपल इंसान बन के मेरे को सोच के बता, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्या कर रही है? मैनेज। जो क्या सोचती है कि कैसे पैसे को लाया जाए, हाँ, कैसे पैसे को यूज किया जाए, कैसे पैसे को यूज किया जाए, कैसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सारी एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से। किससे रिलेटेड है? इन सारी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और इन सारी एक्टिविटीज को जो मैनेज करता है उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसे? तो एक बार खुद सोच के बता। मुझे ऐसा लगता है तारांश की पूरी दुनिया के अंदर कोई भी जो बिजनेसेस होंगे ना, सारे बिजनेस का काम तो ये होगा ना, व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हो, चाहे वो, ये बात तो मानते हो, मेरी बात मानते हो? अब तो फिर खुद बता कि बिजनेस खुश कब होता होगा? जब उसका इनपुट, आउटपुट, जब इनपुट, जो आउटपुट, इनपुट जो लगता है उसको कॉस्ट कहते हैं, पता है ना? ये पढ़ा तो हुआ है। एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड ऑन इनपुट इज नोन एज कॉस्ट। और आउटपुट को बेचने के बाद क्या मिलता है? रेवेन्यू। एक खुश कब होगा प्रोड्यूसर? जब उसको रेवेन्यू, कॉस्ट, इसका मतलब मैम पैसा को लाने की क्या लगती है? कॉस्ट। पैसा ऐसे नहीं आता। चाहे पैसा मैं खुद दे रहा हूँ अपने बिजनेस को, बिजनेस उसको कैपिटल की जगह मुझे क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। चाहे बिजनेस को मैं लैंड खुद दे रहा हूँ, कौन से पैसे को लैंड अभी मैं खुद दे रहा हूँ, बट कौन से पैसे इसको मुझे क्या पे करता है? रेंट। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब, हेलो, बिजनेस को जो पैसा चाहिए था, पैसा लाने की, बिजनेस क्या लगा रहा है? जेब से लगा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस की कॉस्ट। उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। समझ आती है बात क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ आ गया कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई पैसा लाने का भी क्या लगता है? कॉस्ट। फ्री में मिल जाता है पैसा? मिल जाता है। थोड़ा डायरेक्टली बात करूं, मुझे पता, तुमको पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज ओनर्स फंड एंड, पता है ना? ओनर्स फंड एंड, ओनर्स फंड का मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एडीआर, आईडीआर, जीडीआर, रिटेन अर्निंग्स, ये सारे कौन से हैं जी? ओनर्स फंड। कौन से है जी? बॉर्ड फंड के सबसे बड़ा एग्जांपल डिबेंचर। डिबेंचर्स सबसे बड़ा एग्जांपल जी कौन सा जी? डिबेंचर्स। ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स, ये कौन से फंड्स हैं? हाँ, पब्लिक डिपॉजिट्स। कौन कह रहा है पब्लिक डिपॉजिट्स? पब्लिक डिपॉजिट्स। ये सारे कौन से फंड्स हैं? बोरोड फंड। हाँ, मुझे पता है, आपको पता है कि देयर आर टू सोर्सेज, दैट इज ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो सिंपल तरीके से आपसे मैंने एक छोटी सी बात पूछी कि कोई भी बिजनेस खुश कब होता होगा? बिजनेस खुश बेटर तब होता होगा जब उसका जो इनपुट लगे वो कम हो, जो आउटपुट मिले वो, इनपुट में लगता है उसे कहते हैं, आउटपुट से मिलता है उसे कहते हैं। इसका मतलब हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम लगे, कॉस्ट कम लगे,
कॉस्ट किस पे लग रही है? फाइनेंस को रेस करने में। किस पे लग रही है? फाइनेंस को। और रेवेन्यू कैसे आएगा? इस फाइनेंस को इन्वेस्ट करने के बाद। रेवेन्यू कैसे आएगा? फाइनेंस को इन्वेस्ट करने के बाद क्या आएगा? रेवेन्यू। मैं क्या चाहूंगा भाई, मैं क्या चाहूंगा कि रेवेन्यू ज्यादा आए और जो जाए वो, मतलब मैं पैसे लेके आया हूँ 10% पे। किस पे लेके आया हूँ? इस पैसे को मैं यूज इस तरीके से कुछ ऐसे करूँ कि मेरे पास रिटर्न 10% से 10% से, तभी तो काम कर रहा हूँ सिद्धक मैं, नहीं तो मैं मार्केट में क्यों बैठा हूँ? पागल हूँ क्या? समझ आई? समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा आप बता दो, कोई ऐसे बैठा होगा मार्केट में? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ जैसे मुझे विस्मित कह रही कुणाल सर, मोटिव होगा अभी तक 10 साल तक पैसा सिर्फ खर्च करना है, 10 ईयर से सिर्फ पैसा खर्च करना है, मार्केट को कवर करना है। मार्केट स्टैंडिंग मोटिव है। खुशी प्लीज यहाँ से देख लो, बहुत ईमान समझा रहा हूँ। मार्केट स्टैंडिंग करनी है, कह रही सर मार्केट स्टैंडिंग करनी है, कोई बात नहीं, जेब से जाए आए, हमारे पास इतना बेयर करने का पैसा है। वो अलग पॉइंट है, देखो वो फैक्टर्स तो होते हैं, वो अलग फैक्टर्स है। बट मुझे आप एक बार सोच के बता दो कि क्या कभी कोई बिजनेस ऐसा होगा जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? हो, बोलो ना हाँ या ना। कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? इसका मतलब हर एक बिजनेस क्या लेकर आता होगा? हर एक बिजनेस, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो भाई, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सबको क्या चाहिए? पैसा। तो हर एक बिजनेस क्या लेकर आता होगा? फंड। उस फंड को क्या करता होगा? यूज। क्या करता होगा? यूज करने के बाद क्या चाहता होगा बिजनेस की? उससे रिटर्न। उससे रिटर्न। उससे रिटर्न ज्यादा है। तभी तो क्या होगा? तभी तो क्या होगा? इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है सीधा, कि फंड्स को क्या करना है? यूज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। वेरी गुड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, बोलो ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो कर लियो, बट तेरी कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड, वो भी क्या होनी चाहिए? कम। तभी तो क्या होगा? प्रॉफिट। आदिल की कंपनी ने क्या किया पता है? 40 लाख रुपीज लिए मार्केट से, चाहे इसने अपने डैड से लियो, मैं तो मार्केट बोलूंगा। मैं तो मार्केट बोलूंगा क्या भाई, डैड को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? अकाउंट्स बनाने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, पता ना? इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं जिससे, इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। अगर आपने सच में अकाउंट्स बनाने हैं तो रेंट देना पड़ेगा भाई। इसका मतलब आदिल ने 40 लाख रुपीज लिए। 40 लाख रुपीज के ऊपर आदिल ने 10 लाख रुपीज मंथली पे करता है इंटरेस्ट। मंथली 10 लाख रुपीज क्या कर रहा है? पे कर रहा है। अब आदिल का उद्देश्य क्या होगा? आदिल का मोटिव होगा कि मैं 40 लाख रुपीज को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करूं कि मेरे पास मंथली 10 लाख रुपीज से ज्यादा। मैं कुछ अलग लैंग्वेज में बोला? हाँ जी, 10 लाख रुपीज से। इसका मतलब आदिल क्या चाहता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, और जो दे रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? कम। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो? इसलिए आदिल तू उस 40 लाख रुपीज को ढंग से क्या करियो? यूटिलाइज। हाँ आदिल करता क्या सारांश? करता क्या होगा सर? पूरी दुनिया में दो ही काम होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो प्रोडक्शन ऑफ। इसका मतलब आदिल को आप लोग क्या रिकमेंड करते हो कि 40 लाख रुपीज से जो भी तू प्रोडक्शन करे, चाहे गुड्स की क्या प्रोडक्शन करे, सर्विसेज की, कुछ को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करियो कि तेरे पास जो रिटर्न आए वो तेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा। क्या मैंने कुछ गलत बोला? हाँ जी, एकदम क्लियर है। इसका मतलब सुनो भाजी, अगर आप कह रहे हो, सुनो, रिटर्न, अगर हमारे पास रिटर्न अगर हमारे पास रिटर्न ज्यादा होगा और कॉस्ट, हाँ जी, और रिटर्न ज्यादा होगा और कॉस्ट, तभी तो क्या होगा? तभी तो क्या होगा? प्रॉफिट। और मैंने सुना है, वैसे आप लोगों ने सुना है, प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है शेयर होल्डर्स में। हम्म। प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है क्या शेयर होल्डर्स में? जितना ज्यादा क्या होगा, उतना अर्निंग पर शेयर। बोलो ना, अर्निंग पर। हाँ वो पढ़ा हुआ ना, ये शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। जो शेयर होल्डर को देते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है?
बोलो ना, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? जल्दी बोलो प्लीज, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड मिलेगा मतलब अर्निंग पर शेयर, इसका शेयर होल्डर खुश होगा, नाराज होगा? इसका शेयर होल्डर क्या होगा? खुश होगा, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? डिविडेंड। क्या मिल रहा है? अगर शेयर होल्डर खुश होगा तो अपने आसपास के लोगों को भी बताएगा, भाई देख मैंने यहाँ पे एक शेयर परचेस करे थे, मैंने यहाँ पे क्या करी थी? इन्वेस्टमेंट। मुझे यहाँ से क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिविडेंड मुझे क्या मिला? पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा। फिर इस शेयर की डिमांड मार्केट में, हाँ जी, जब इस शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो इस शेयर की वैल्यू भी तो, हाँ जी, शेयर की वैल्यू भी तो। अरे ये शेयर जिसके पास होते हैं वो भाई साहब कौन होते हैं? क्या होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को और क्या बोलते हैं? ओनर। क्या बोलते हैं? तो ओनर ने शेयर 10 का लिया था, अब शेयर की वैल्यू होगी 10,000। कितनी होगी? तो शेयर होल्डर का तो मजे हो गए। और प्लस प्लस डिविडेंड नहीं मिल रहा। क्या मिलता है उसको? डिविडेंड। इसका मतलब ऐसा, ऐसा तभी होगा, शेयर की वैल्यू तभी बढ़ेगी। शेयर की वैल्यू को बढ़ने को पता क्या बोलते हैं सक्षम? टू इंक्रीज द वेल्थ, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, हाँ जी, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, to increase the wealth of, to increase the wealth of, this is the main objective of every financial management of every business. क्या है ये? मैं सर जी, टू इंक्रीज द, कम ऑन ना बोलो ना, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ। वेल्थ बढ़ने का मतलब दो चीजें, पता है क्या चीज है? एक तो शेयर की क्या बढ़ना? वैल्यू। एक तो शेयर की क्या बढ़ना? वैल्यू। एक तो शेयर की क्या बढ़ना? और एक शेयर होल्डर्स को क्या मिले? डिविडेंड। क्या मिले? अगर शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? रेगुलर डिविडेंड। तो ऑटोमेटिकली अगर डिविडेंड मिलेगा तो वो शेयर होल्डर खुश होगा, अपने रिलेटिव्स को बताएगा, उसकी डिमांड और बढ़ेगी। और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू भी तो फिर, और शेयर की जब वैल्यू बढ़ेगी इसी को तो बोलते हैं इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती क्या है? कॉस्ट, पैसा लेकर आते हो, उसी पैसे को यूज करती है। पैसा लेकर आते हो उसी पैसे को, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या होगा? कि पैसा लेकर आएंगे जो, उस पर कॉस्ट, और जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस रिटर्न। तभी तो क्या होगा? और तभी तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? तभी तो अर्निंग पर शेयर, तभी तो शेयर की डिमांड, तभी तो शेयर की वैल्यू। और जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आती है बात समझ? आई इस तरह बात समझ आई? बस तरह से एक बात सच बताऊं, जो तेरे को बता रहा हूँ ना, ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वैसे नॉर्मली किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है ये बात। बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं जी, 12th में बिजनेस नहीं पढ़ी उन्होंने। बट हर सोचो, अगर आपने भी आज एक पार्ट मुझसे नहीं पढ़ा होता ना, अगर तू भी बहुत कुछ कोई और बिजनेस कर रहा है ना, तब भी तो यही करता। पैसा तू कहीं से लेकर तो आता है, चाहे अपनी यूज कर रहा है, उसकी भी तो क्या होती है कॉस्ट, उसकी भी तो क्या होती है। और तू यही कोशिश करता, बिजनेस का मतलब भी क्या हुआ? तो यही कोशिश करता ना कि इस पैसे को कहीं इस तरीके से लगाऊं कि उससे जो रिटर्न आए वो ज्यादा है। ये मत बोलना कि सर मेरा पैसा होता तो मैं उसको यूज ही नहीं करता, छुपा के रख लेता। ये पैसा ना जेब में तंग करता है भाई, बहुत आवाज करता है। और वक्त के साथ साथ ना ये चाहता है कि इसकी वैल्यू भी बढ़े। ये भी जनरल नेचर है यार, ये भी जनरल नेचर। अब हम आज के टाइम पे ना 50 लाख रुपीज तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट 50 लाख रुपीज जब घरे पड़े होंगे नहीं, आप सोचोगे नहीं, क्योंकि टाइम जितना आगे बढ़ेगा इसकी वैल्यू और, तो आप चाहोगे कहीं बैंक में या किसी जगह पर इसको क्या किया जाए? इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हो, मेरा पैसा ले लो, अरे कंपनी बैठी हो कह रहे हो मुझे पैसा चाहिए। यही तो मार्केट होती है, कौन सी? फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा फाइनेंशियल मार्केट तो नेक्स्ट चैप्टर, वो तो नेक्स्ट है। हम तो क्या पढ़ रहे हैं अभी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द, financial management manages the financial activities are related with the recruitment and optimal utilization of funds, recruitment and optimal utilization of, so इसलिए what is the main aim of the financial management? What is the main aim of the financial management? To increase the wealth of, to increase the wealth of, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज कैसे होगी? जब शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब शेयर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब शेयर होल्डर से क्या मिलेगा? अरे डिविडेंड तो सिर्फ तभी मिलेगा जब क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? अरे प्रॉफिट सिर्फ तभी होगा जब कॉस्ट लगेगी और रेवेन्यू मिलेगा।
रिटर्न मिलेगा। इसी सारी एक्टिविटीज को मैनेज कौन करता है? फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने इन सारी एक्टिविटीज से क्या चाहती है? कि उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये चैप्टर का मेन पॉइंट है। आई मेरी बात समझ? एकदम क्लियर? कोई प्रॉब्लम जी? हाँ जी। तो बच्चों देखो, अगर मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर उनको ये बात समझ आ गई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ जी, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, व्हाट इज द एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। की वेल्थ कब बढ़ेगी? जब उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब शेयर की, और डिमांड सिर्फ तभी बढ़ेगी जब शेयर का होल्डर को डिविडेंड आज सिर्फ तभी मिलेगा जब कंपनी को क्या होगा, और प्रॉफिट सिर्फ तभी होगा जब कॉस्ट कम लगेगी और रेवेन्यू। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारी एक्टिविटीज ऐसा करना चाहती है जिससे कि उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बस पूरे चैप्टर का मतलब ही यही है बच्चों यार। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई, छोटी सी मेरी एक बात और सुन लो, पता क्या? जितनी भी फिर ये हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसका एम है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ, जो ये चाहता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जो ये बात चाहते हैं, है ना? ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। समझ आई? समझ आई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसा करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या करती है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्लानिंग का भी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ सेविंग। और प्लानिंग का मतलब पता क्या होता है बाजी? प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोचना। अब प्रेजेंट में खड़े होकर तो किसके बारे में सोच रहा है? फ्यूचर के बारे में। अरे किस चीज के बारे में? फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में। किसके बारे में? कि ऐसा करूं, कुछ ऐसे स्टेप्स लूं जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। इसका मतलब ये सोच रहा है तो प्रेजेंट में खड़े होके कि मैं क्या क्या स्टेप्स लूंगा, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, मेरे क्या प्रोसीजर्स होंगे। तो भी बैठ के ये सोच रहा है जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बार बार बोल रहा हूँ, जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। आगे मेरी बात समझते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा करने के लिए दिवांशी क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या करती है? फाइनेंशियल। तो मुझसे ये पूछ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करी जाती है? मेरा तो पागल है क्या? तू मुझसे ये पूछ रहा है कि फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना चाहिए? अनसर्टिनिटीज की वजह से भाई। डायनेमिक एनवायरनमेंट है जी। कहीं ऐसा ना हो जाए जब मुझे फाइनेंस चाहिए हो तब मुझे मिले ही ना। कहीं ऐसा ना हो जाए सर जी मैं फाइनेंस रेंज ज्यादा करवा लूं, यहाँ मैं बच्चों को बड़ा सिखा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो पैसा चाहिए था नहीं, ज्यादा ज्यादा मुझसे ज्यादा मंगवा लिया। ज्यादा मंगवाने की भी तो क्या लगेगी? कॉस्ट। तो हर चीज सोच समझ से करनी है। और तू प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे, इसलिए बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग। अरे ये तो सब बता चुके हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्यों करी जाती है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब नेसेसरी फंड रेज नहीं करने, और ये भी श्योरिटी रखनी है जी, ये भी श्योरिटी रखनी कि जब कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट तब हमारे पास फंड्स। इसलिए करता हूँ जी फाइनेंशियल प्लानिंग। बाकी जी फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक तो आप, इसका मतलब ये हो गया, दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में खड़े होकर ये सोचना कि सर फ्यूचर में क्या, हम क्यों सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। ये क्या बात हुई? अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए। आंसर मुझे पता है, जो होना है वो तो होना है, बट जो हमारे पास इफेक्ट आना है उसका इफेक्ट हमारे पास कम आएगा। हम लोग पहले से क्या ले लेंगे? कुछ प्रिकॉशन। अरे हर एक इंसान सोचता है प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। बोलो ना यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या करती है? क्या करती है? तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट यार, बच्चों जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कुछ पार्ट्स, इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कुछ पार्ट्स, मतलब सुनो ये देखो, यहां बोल रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आंसर क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या करती है? फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जब वो प्लानिंग करती है ना, मुझे ना एक ना फीचर याद आ रहा है प्लानिंग का, इंपॉर्टेंस, सॉरी, याद आ गया। प्लानिंग की एक इंपॉर्टेंस थी। जब कभी मान लो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, प्लानिंग हेल्प्स अस टू डिसाइड अपॉन समथिंग। प्लानिंग हेल्प्स अस टू टेक द डिसीजन। सुना है? सुना है?
सुना है ये बात? अच्छा ये सुना है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव सुना है, डेवलपिंग प्रेमिसेस सुना है, हाँ, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट डिफरेंट, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट डिफरेंट, सुना है? नेक्स्ट स्टेप बता दो ना, evaluating each and every alternative, सर नेक्स्ट बता दो प्लीज। selecting the selecting the selecting the, आपके पास अलग अलग क्या थे, ऑल्टरनेटिव, उसमें से आपने किसी एक को क्या किया, इसका मतलब आपने क्या लिया, डिसीजन क्या लिया। तो प्लानिंग हेल्प करता है क्या लेने में, क्या लेने में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कर रही है, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल जब प्लानिंग करी तो क्या लिए गए, फाइनेंशियल, क्या लिए गए यार, हाँ जी क्या लिए गए, फाइनेंशियल, and all the financial decisions are divided into three parts. Financial decisions are divided into three parts. Come on, financial decisions are divided into three parts. कौन से parts जी? First part, हाँ जी, first part is investment decision. First is investment decision. Second is financing decision. Third one is dividend decision. अरे ये क्या लिए जा रहे हैं भाई, डिसीजन क्या ले जा रहे हैं। अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसीजन अगर अच्छे तरीके से लेगी देवांशी, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसीजन अच्छे तरीके से लेती है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी को क्या होगा, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी, डिविडेंड भी लोगों को, डिविडेंड वाला मिलेगा, शेयर की डिमांड, शेयर की वैल्यू। व्हाट इज द एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, to increase the wealth of, come on, to increase the wealth of, so there are three types of decisions, there are three decisions taken by the financial management. First decision is investment decision, come on, first decision is investment decision, second decision is financing decision, third decision is dividend decision. Clear? सच बताऊं चैप्टर सिर्फ यही है। मतलब हर्ष सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या लेती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, वैसे तो हमें डेफिनेशन पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल, एंड फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या करती है, फाइनेंशियल। और जब कभी भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से हम लोग कुछ एक चीज चूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग प्लानिंग जब करते हैं तो क्या लिए जाते हैं, डिसीजन, क्या लिए जाते हैं। तो जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल, तो हम लोग तीन तरह के डिसीजन के बारे में लेते हैं। क्या हम ये सोचेंगे कि पैसा कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा और उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जसमीन ये तीनों तरह के डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं, ये डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेन एम क्या था, टू इंक्रीज द, इसलिए क्या लिए जा रहे हैं, ये डिसीजंस कब लिए गए, जब क्या करी गई, जब क्या करी गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस दी, so financial management takes three types of decision, first one is, second is, third, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना पैसा चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, पैसा कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम ऑन बोलो ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फॉर short term requirement, short term borrowing is known as working capital requirement, long term borrowing is known as fixed capital, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मुझे बताते हैं मुझे शॉर्ट टर्म के पर्पस के लिए चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का एक और नाम है आपके पास कैपिटल बजटिंग। हाँ जी क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं तरांश जी, कैपिटल बजटिंग। बट सुनो ध्यान से, पैसा तुझे कम टाइम के लिए चाहिए तब भी तुझे क्या इशू करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल, याद रखिए। और पैसा तुझे ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तब भी क्या इशू करनी पड़ेगी, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू करेगा तभी तो फंड्स क्या होंगे, रेज, पर वो तो फाइनेंशियल मार्केट में पड़ेंगे। अभी रुक जाओ,
अभी तो हम सिर्फ बात करें हमें कितना पैसा चाहिए, कम टाइम के लिए चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को और क्या बोलते हैं जी? अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब जो पैसा हमको चाहिए 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, सुन रहे हो, जो पैसा मुझे चाहिए 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, मैं उस डिसीजन, वो डिसीजन ना वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल डिसीजन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरे पास एक और रीजन है मैम, सुनो, हम लोग जसमीत ये कंसीडर कर रहे हैं कि ना जो ये फिक्स कैपिटल डिसीजन होता है ना, मोस्टली ये डिसीजन कब लिया जाता है? जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कौन सा डिसीजन होता है जी? वर्किंग कैपिटल। कौन सा होता है? ऑपरेट करने के लिए पाजी, सैलरीज देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इनके लिए हमको क्या चाहिए होता है? वर्किंग कैपिटल। पैसा चाहिए 1 साल से कम टाइम के लिए, पैसा चाहिए 1 साल से, तो वो ऑपरेटिंग हो गया। कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो हमारे पास होता है फिक्स कैपिटल। कौन सा होता है? इसलिए हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट पाजी। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। क्या हो गया पाजी? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। पैसा चाहिए किस चीज पे? किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? बट साहिल जी, मैं ये पैसा मैं रेस करवाऊं गीतिका या ना करवाऊं? लॉन्ग टर्म के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, ये पैसा मैं रेस करवाऊं या ना करवाऊं? ये पैसा मैं रेस करवाऊं या? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चे CRC। मैं लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेस करवाऊं सार्थक या ना करवाऊं, मेरे माइंड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं जी? फैक्टर्स। क्या आते हैं जी? फैक्टर्स। लाइक फर्स्ट फैक्टर CRC, कम ऑन सी, कैश फ्लो पोजीशन। क्या है जी? पाजी अगर 3 प्रोजेक्ट है ना, तो मैं तीनों प्रोजेक्ट का पहले क्या देखूंगा? कैश फ्लो पोजीशन। जिसकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग होगी उसके लिए मैं लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। याद आया? 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फंड्स रेज भी तो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसी प्रोजेक्ट के लिए करेगी ना, बाकी दोनों के लिए तो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जिसमें इन्वेस्ट करने का तरीका, प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें सिंपल हो गया आप लोग इन्वेस्ट भी उसी में ज्यादा करना चाहोगे ना, बाकी जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा उसमें तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। तो क्या कौन सा हो गया जी? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सी, कम ऑन सी, कम ऑन सी। सी का मतलब कैश फ्लो पोजीशन, आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और सी का मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो जिसमें आप लोगों को इजी लगेगा आप उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रेस करवाओगे, नहीं तो करवाओगे, नहीं तो करवाओगे, नहीं तो। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इफेक्ट। ऐसे फैक्टर्स जो मेरी बात को क्या करते हैं? इफेक्ट। सही बोलता हूं? हाँ करवा, सही बोलता हूं? ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। हाँ जी, कम ऑन, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन, सेकंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। कौन सा डिसीजन था पाजी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन था जी? हाँ जी, कौन सा डिसीजन था? सॉरी भूल गया, चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम क्या है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल। हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द financial activities are related with the recruitment and utilization of funds. All the activities which is related to the allocation of funds, all the activities which is related with the starting up of business and for operating the business, all the activities are known as financial activities, and all the financial activities are managed by the financial management. And to manage these activities, financial management takes 3 decisions. That is the investment decision, financing decision, and investment decision, financing decision, and investment decision divided into 2 parts. Investment, मुझे कितना पैसा चाहिए? हाँ जी, कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, दोबारा बोलेंगे, कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा और कैसे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फर्स्ट डिसीजन क्या है? Yes, come on. First decision क्या है? Investment decision divided into 2 parts. That is working capital requirement and fixed capital requirement. Working capital requirement and
हम लोगों ने किसके बारे में बात करनी है? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज मतलब फंड्स व्हिच आर नीडेड फॉर दी लॉन्ग टर्म पर्पस, फॉर दी, और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं फंड्स रेज करवाऊं या फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग. क्या बोला? फैक्टर्स अफेक्टिंग, एंड देयर आर थ्री फैक्टर्स, सी आर सी. आई मेरी बात समझ? हाँ जी, एकदम क्लियर है. सी आर सी, सी आर. द नेक्स्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. हाँ जी, फाइनेंसिंग डिसीजन बोल रहे हैं जी. खुशी बोल रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. अगर हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है जैसे जिसमें फाइनेंसिंग डिसीजन? आदिल, तो कौन कौन से फंड्स है हमारे पास? ओनर्स फंड एंड, हाँ जी, ओनर्स फंड एंड, ओनर्स फंड एंड, ओनर्स फंड के कुछ एग्जांपल्स खुशी मेरे पास से, मैं भी चैप्टर की स्टार्टिंग में बता भी रहा था आपको. शेयर्स, शेयर्स भी दो तरह के, कौन कौन से हैं जी? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर्स एंड और रिटेन लर्निंग. सबसे अच्छा देखो, सबसे अच्छा ओनर्स फंड, सबसे बढ़िया ओनर्स फंड, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं? रिटेन एंड. बाकी एडीआर, आईडीआर और जीडीआर तो फॉरेन कंट्री से रेस पर, सारे कौन से फंड्स हैं? ओनर्स फंड. बट सबसे बड़ा एग्जांपल ओनर्स फंड का इक्विटी शेयर. बस शेयर्स क्या हो गया? शेयर्स क्या हो गया? शेयर. थोड़ा डिफरेंस है करना हमने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बट क्या हो गया जी? शेयर्स. और बोरोड फंड का सबसे बड़ा एग्जांपल डिवेंचर्स. डिवेंचर्स को क्या बोलते हैं? डेट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो मैम फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या सोचते हैं? ये यहाँ पे सोचते हैं किस सोर्स से कितना पैसा आएगा. मतलब आप ओनर्स फंड से पैसा ज्यादा लेकर आओगी दिवांशी, या फिर बोरोड फंड से? ओनर्स फंड का सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या है जी? शेयर. और बोरोड फंड का एग्जांपल क्या है जी? डिबेंचर्स. बोरोड फंड को क्या बोलते हैं जी? डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को और क्या बोलते हैं जी? डेट. क्या बोलते हैं जी? और शेयर्स को क्या बोलते हैं? इक्विटी. क्या बोलते हैं? इसका मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन के अंदर हम लोग क्या सोचते हैं बच्चे? सोर्स. एंड देयर टू सोर्सेज, ओनर्स फंड एंड, ओनर्स फंड का मतलब पैसा या तो किससे आएगा, या तो पैसा किससे आएगा? इसका मतलब हमारी जो टोटल कैपिटल होगी, हमारी जो क्या होगी? टोटल, टोटल कैपिटल में कुछ हिस्सा किसका होगा? डेट का. और कुछ हिस्सा किसका होगा? इक्विटी का. डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा हमने. क्या पढ़ा हमने? डेट इक्विटी रेशियो यही बताता है कि हमारे टोटल कैपिटल के अंदर कितना पैसा डेट से आया और कितना पैसा इक्विटी से आया. कितना पैसा डेट से आया और कितना पैसा. और मैम ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ. मतलब कि देख, दो ही तो चीजें हैं, दो ही तो चीजें. क्या? एक कॉस्ट लगनी चाहिए कम और रिटर्न क्या होना चाहिए? ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किस डिसीजन से होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन. क्योंकि तू यहाँ बता रहा है मुझे कहां से पैसा लेकर आओ. अब कहां से पैसा लेके आएंगे, वहां पे क्या लगती होगी? कॉस्ट. तो मुझे पैसा कहीं से ऐसा लेकर आना है, ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है किसका? डेट और क्या पता 40% डेट और 50 बाकी 60% इक्विटी. क्या पता 50% डेट और 50% इक्विटी. क्या 60 पता 40, क्या पता 30, क्या होता 70, मुझे नहीं पता. बट द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना. क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड. मतलब कौन सा डिसीजन लेना? फाइनेंसिंग डिसीजन लेना. क्या लेना? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. इसमें से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, हमारे चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट है. अच्छा, कौन सा डिसीजन है बाजी? कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग डिसीजन में साहिल दुआ क्या सोचते हैं हम लोग? फंड्स कहाँ से? हाँ जी, फंड्स कहाँ से? कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग डिसीजन. कौन सा डिसीजन? और मेरे पास दो ही रास्ते हैं भाई, दो ही रास्ते हैं. ओनर्स फंड है और, हाँ जी, ओनर्स फंड है और दो ही रास्ते मेरे पास. कौन कौन से जी? ओनर्स फंड है और बोरोड फंड. ओनर्स फंड और, ओनर्स फंड और, ओनर्स फंड का सबसे अच्छा एग्जांपल जी. हाँ जी, क्या जी? डेट, ओ सॉरी इक्विटी. क्या जी? इक्विटी. और बोरोड फंड का तो रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. तो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर के लिए ये बात सोचना
क्या बात सोच रहे, कितना पैसा डेट से लेकर आया तरांश, और कितना पैसा इक्विटी से। अब तरांश कितना पैसा डेट से लेकर आया, कितना पैसा इक्विटी से लेकर आए, कितना पैसा डेट से लेकर आया, कितना पैसा इक्विटी से लेकर आए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ बोलते नहीं नहीं, डेट से ज्यादा। कुछ फैक्टर्स बोलते नहीं नहीं नहीं, इक्विटी से ज्यादा। कुछ फैक्टर्स क्या बोलते नहीं, किससे ज्यादा, डेट से ज्यादा। कुछ फैक्टर्स क्या बोलते हैं, इक्विटी से। कुछ फैक्टर्स डेट। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल। बोल रहा है कोई, फाइनेंसिंग यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं किस चीज को बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन। किसको जी, फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब ये बात सोचना पैसा ज्यादा डेट से आएगा या फिर इक्विटी से। अब इसको देखो, राहुल को क्या बोल रहे हैं, कह रहे सर आपको पता है। मैंने हाँ बताओ। कह रहे सर आपको पता है डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। मैंने बोला पता है, 11th के बच्चों को पता है मेरे। और कह रहा है पता आपको सर इक्विटी भी क्या मिलता है, मैं डिविडेंड मिलता है। कह रहे मुझे सुनने में आया है सर, आपने हमें बताया था 11th में भी, कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है ना, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो। बट फिर जो शेयर होल्डर्स को क्या देने होते हैं, डिविडेंड। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि देना है या नहीं देना। देना भी सिर्फ तभी जब क्या होगा, प्रॉफिट। सुनना जरा, तो मेरा सही है, तू क्या बोलता है। कह रहा सर ये तो बात सही है, डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा मिलता है, बट शेयर होल्डर्स को, वो मेरा बुद्धिहीन इंसान, जब शेयर होल्डर को मिलता है ना, शेयर होल्डर को जब मिलता है ना, तब बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत। और एक बात फिर आपसे पूछनी है, कंपनी के लिए फिर फायदेमंद कौन सा हुआ, डेट या इक्विटी। डेट। क्यों, क्योंकि इक्विटी के केस में कंपनी को, शेयर होल्डर्स को ज्यादा देना पड़ेगा। कब शेयर का प्राइस 10 रुपए, भाई 10 लाख रुपए हो गए शेयर का प्राइस। इस केस में एक कंपनी को, शेयर होल्डर को ज्यादा देना पड़ेगा। हम मानता हूं कि डिबेंचर्स के ऊपर जो देना है वो फिक्स देना है, देना ही। अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो जिंदगी भर कितने मिलेंगे, 100। यहाँ कंपनी हो चुकी है 100 करोड़ की। इसका मतलब कंपनी के लिए तो कॉस्टली कौन सा पड़ता है, इक्विटी। यस बोलो ना यार, कॉस्टली कौन सा पड़ता है, इक्विटी। कॉस्टली कौन सा पड़ता है, इक्विटी। तो अगर कॉस्ट के बारे में बात करता हूँ तो मन करता है कि यार ज्यादा पैसे किससे लेके आ जाऊं, डेट से। कैसे लेके आ जाऊं, जैसे डेट के बारे में सोचता हूँ ये डरा देता हूँ। कैसा डेट का मतलब पता है आपको क्या होता है, मतलब क्या होता है, कैसा कंपनी की कैपिटल के अंदर जितना ज्यादा डेट होता है, इसका मतलब कंपनी का उतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है। मतलब ये इतनी बड़ी बात क्या बोल दी, फाइनेंशियल रिस्क। मतलब ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है सर, जब आप लोग अपने ना डेटर्स की, क्रेडिटर्स की ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाते। बिजनेस लॉक बेसिस, लॉकडाउन बेसिस पे आया था जी, बिजनेस बंद केसेस पे आया था जी। इसका मतलब जब कभी भी, हाँ जी, जब कभी भी आप लोग अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, जो आप लोगों के लिए क्या, कंपलसरी ऑब्लिगेशंस। क्या है, कंपलसरी ऑब्लिगेशंस। तो वैसे सोच समझ के, ये सोच समझ के डिसीजन लेना। जब कॉस्ट के बारे में बात कर रहा था, सब बच्चों ने मिलकर बोला सर क्या इशू करो, डेट। जब मन में रिस्क के बारे में आया, तो सब बच्चे बोल रहे हैं क्या इशू करो, इक्विटी। फिर राहुल दोबारा बोल पड़ा, कह रहा सर आपको एक बात पता है। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहा सर अभी पता नहीं, बच्चों को पता ही नहीं पता, पर आपको बताया तो। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहे सर अगर जितना ज्यादा कैपिटल के अंदर डेट होता है ना, उतना ज्यादा हमको गवर्नमेंट को ना टैक्स कम देना होता है। कह रहा समझाऊंगा आपको चैप्टर के बीच में, बट बच्चों को बता दो अभी, जितना ज्यादा कैपिटल के अंदर डेट होता है, उतना हमको गवर्नमेंट को टैक्स। डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। डिबेंचर इज अ, तो तुम गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम क्या चाहते हो, कैपिटल के अंदर डेट ज्यादा हो या फिर इक्विटी। बोलो ना, डेट ज्यादा या फिर डेट। क्या बोल रहे हो, डेट। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। बट परांश मुझे बोल रहे कुणाल सर इसको डेट ज्यादा रखना। मैंने बोला हाँ। अब अगर डेट ज्यादा होगा, हाँ जी, अगर डेट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी कंपनी के ऊपर, जितनी ज्यादा कंपनी क्या होती है, बोरोड फंड, उतनी कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा होती है। डिसीजंस भी किसके होते हैं, जिनसे हमने पैसा बोरो किया होता है। अल्टीमेटली मेरे पास ऐसे करके 11 और 12 फैक्टर्स आते हैं।
जो कभी मुझे क्या बोलते पैसा किससे लेकर आऊं, जो कभी मुझे क्या बोलते पैसा किससे लेकर आऊं, डेट से, और कभी मुझे क्या बोलते पैसा किससे लेकर आऊं, इक्विटी से। कभी क्या बोलते पैसे किससे लेकर आऊं, डेट से, कभी क्या बोलते पैसे किससे लेकर आऊं। और एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पता क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तब जो कंपनी अपनी टोटल कैपिटल के अंदर डेट वाला पार्ट क्या रखेगी, ज्यादा, उसका अर्निंग पर शेयर भी क्या होगा, ज्यादा। इसको ही बोलते थे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बट छोड़ो, रुक जाओ, छोड़ो ना, अभी तो शुरू करा चैप्टर, छोड़ो छोड़ो। सेकंड डिसीजन कौन सा था, कम ऑन, सेकंड डिसीजन कौन सा था, फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब सोर्सेज। देयर आर टू सोर्सेज, ओनर्स फंड एंड ओनर्स फंड एंड ओनर्स फंड का मेन एग्जांपल, बोरोड फंड का मेन एग्जांपल। बट कंफ्यूज इस बात से हूं कि कितना परसेंट पैसा और कितना परसेंट पैसा, सिर्फ इसी बात से कंफ्यूज हूं कि कितना परसेंट पैसा डेट से लेकर आऊं, कितना परसेंट पैसा इक्विटी से, कितना परसेंट डेट से, कितना परसेंट। इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कैपिटल। बट मेरे माइंड में अलग अलग क्या आते हैं, फैक्टर्स क्या आते हैं, जो मेरे डिसीजन को बार बार क्या करते हैं, अफेक्ट। टॉपिक का नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। छोड़ो, क्या क्या डिसीजन पूरा ब्रीफ में पढ़ाऊंगा दोबारा से। अभी तो हम लोग सिर्फ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और खुशी, कितना पैसा चाहिए ये सोच लिया, वो पैसा लाऊं या ना लाऊं सोच लिया, वो पैसा लाना है तो किस सोर्स से लाना है ये सोच लिया। अब मैंने उस पैसे को खुशी इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां से क्या आ चुका है, रिटर्न। अब ये सोच रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ, जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी याद है तो जरा प्लीज सारे बच्चे यहाँ पर देखना एक बार। फॉर एग्जाम्पल, जसमीत, मैंने कैपिटल लगाई थी बच्चे 10 लाख रुपीस की, और जसमीत मेरे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 30%। कितना दिया हुआ है, तो 10 लाख अगर कैपिटल लगाई तो रिटर्न कितना आया होगा, जल्दी बोलो, रिटर्न कितना है, 30%। कितना रिटर्न है, इसका मतलब है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट आया होगा, 3 लाख। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आया है, 3 लाख। कितना आया है, ये या तो डायरेक्टली दिया होता है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, उससे आपने खुद निकालना पड़ता है, आगे मैंने भी बात समझ आ गई, ये दिया भी हो सकता है। अब तेरे पास 3 लाख रुपीज आए हैं तो खुद बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले इसमें से माइनस होता है क्या, इंटरेस्ट। सुनेगा मेरी बात, पीछे से सुनिए। सबसे पहले क्या माइनस होता है, अगर मैं इसमें से क्या माइनस करूं, इंटरेस्ट। क्या माइनस करूं, वो पता कैसे लगेगा, 10 लाख रुपीज है सर जी, मेरे पास 7 लाख रुपीज तो मैं किससे लेकर आया था, इक्विटी से। किससे लेकर आया था, 3 लाख रुपीज किससे लेकर आया था, डेट से। और डेट के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 10%। कितना है पाजी, तो 3 लाख किससे लेके आया था, डेट से। 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कितना, 30,000। कितना माइनस कर दिया, क्या माइनस करा मैंने, इंटरेस्ट। क्या माइनस करा, तो जब मैंने माइनस किया 3 लाख में से 30,000 तो कितना है, 2,70,000। हाँ जी, कितना है, 2,70,000। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर। अब मैंने टैक्स दे दिया जो 50%। टैक्स कितना दे दिया जी, 50%। अगर 50% टैक्स दे कितना हो गया जी, 1,35,000, 1,00,000। और आदिल बचा भी कितना फिर, 1,00,000। बचा भी कितना जी, 1,00,000। अब जो ये बचा है दोबारा में से बोलेंगे प्लीज। सबसे पहले क्या दिया था, कैपिटल कितनी थी बच्चों, जल्दी बोलो। हाँ जी, कैपिटल कितनी थी आपके पास, 10 लाख। कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। हाँ जी, कैपिटल कितनी थी आप लोगों के पास, 10 लाख। आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया होता, 30%। कितना दिया हुआ जी, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना, 3 लाख। सबसे पहले जब आप खुद बोल रहे हो कि प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे माइनस किया, सर मैंने देखा कैपिटल के अंदर मेरा डेट कितना था, तो 3 लाख का जब डेट था तो 10% इंटरेस्ट दिया तो कितना हो गया, तो मैंने वो माइनस कर दिया, आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने टैक्स माइनस कर दिया, क्या आ गया,
ये क्या आ गया जी? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर, हाँ जी, क्या प्रॉफिट आफ्टर। और ये जितना भी प्रॉफिट आपके पास आया, इसके सिर्फ दो ही ऑप्शन है जी। या तो इससे क्या रख ली जाए, रिटेन अर्निंग्स क्या रख ली जाए, या तो फिर इसको शेयर होल्डर्स को क्या दे दिया जाए, डिविडेंड। क्या दे दिया जाए? तो मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड दूं या क्या रखूं? शेयर होल्डर को डिविडेंड दूं या फिर क्या रखूं? इसी को तो बोलते हैं कौन सा डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन। द डिसीजन, हाँ जी, द डिसीजन which is totally related with the distribution. Decision which is totally related with the distribution. Totally related with the distribution. Yes, come on. Totally related with the distribution. कौन सा डिसीजन बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। कौन सा डिसीजन? Yes, there are three types of decision taken by the management. हाँ जी, investment decision, financing decision and investment decision, financing decision and investment decision divided into two parts. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम लोगों ने कौन सा पढ़ना है? तो जैसे हम लोग क्या पढ़ देंगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिवाइड इनटू, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिवाइड इनटू फैक्टर्स, फैक्टर्स फैक्टरिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सी 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 का मतलब, आर का मतलब, अगेन सी का मतलब इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन इज financing decision related with the source of finance. There are two sources of finance: borrowed fund and the main example of borrowed fund is, and main example of owner's fund is. The ratio of debt and equity is known as capital structure. The ratio of debt and equity is known as, the ratio of debt and equity is known as capital structure. क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल। और फिर मैं कितना परसेंट पैसा डेट से लेकर आऊं, कितना परसेंट पैसा इक्विटी से लेकर आऊं। टॉपिक का नाम क्या आता है जी? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, पैसा लेकर आ गया, उस पैसे को मैंने यूटिलाइज कर लिया। अब उस पैसे को मैंने कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। अब मेरे पास क्या है? रिटर्न। क्या है? रिटर्न मेरे पास आया। रिटर्न मेरे पास आया, उसमें से मैंने क्या माइनस किया? इंटरेस्ट। फिर क्या माइनस किया? टैक्स। फिर जो मेरे पास बचा, अब मैं सोच रहा हूं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूं। दोनों, सॉरी, इसको रिटेन अर्निंग रखूं या फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड दूं। शेयर होल्डर को। दोनों केसेस में पाजी, दोनों केसेस में अर्निंग पर शेयर दोनों केसेस में बढ़ेगा। मतलब एक में अर्निंग पर शेयर बचेगा, पर दोनों केसेस में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। चाहे वो क्या रखे, रिटेन अर्निंग, चाहे वो क्या दे, डिविडेंड, दोनों केसेस में क्या बढ़ेगी? शेयर की वैल्यू। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? Yes, to increase the wealth of shareholders, to increase the wealth of, तो तुम टेंशन मत लो। इन दोनों डिसीजन, जो ये पैसा बचा है, इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। मतलब जो डिविडेंड डिसीजन है, जो कौन सा डिसीजन है जी? डिविडेंड डिसीजन को आंसर यही बताता है कि बांट दूं ज्यादा या रख लूं ज्यादा। हाँ, बोलो ना, बांट दूं ज्यादा या, बांट दूं ज्यादा या, कौन सा डिसीजन है ये? डिविडेंड डिसीजन। कौन सा डिसीजन? हाँ जी, बांट दूं ज्यादा या रख लूं ज्यादा। चाहे दोनों केसेस कुछ भी कर लो, बट एक बात कंफर्म है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो लगता है कि कब कितना बांटना और कब कितना रखना। अब वो प्रोसेस के अंदर है, पूरा समझाऊंगा। हमारे पास प्रोसेस के अंदर पूरा आएगा, पूरा बताऊंगा। तो मेरे पास तीन तरह की क्या है जी? तीन तरह की क्या है जी? चैप्टर का नाम जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या लेती है? फाइनेंशियल डिसीजन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन भी, और फैक्टर अफेक्टिंग, और फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन क्या बताते हैं? कितना पैसा रख लूं और कितना पैसा बांट दूं। क्लियर? यही हम लोगों का चैप्टर है जी, यही हम लोगों ने पढ़ना है। आई मेरी बात समझ?
बच्चों, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया हुआ है कि मॉर्निंग में आप लोग डाउट्स के लिए आ सकते हैं। 7:30 टू 9:30 और 10 तक यहाँ बैठ सकते हैं मेरे साथ। बिजनेस के आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, ट्राई करना। सेकंड बुक कर रहे हैं तो चलो एक भी चीज पकड़ लो, सेकंड बुक, कुछ भी, कोई भी केस स्टडी, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, सैंपल पेपर्स, और स्पेशली वो चीज जो हम लोग अपनी क्लास में अभी कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में से आ सकते हैं। सिर्फ एक ही पर्पस है, जिसको सच में करना हो वही आएगा। बाकी किसी कंपल्सरी किसी के लिए भी नहीं है डाउट क्लास। क्लियर है? आज सुबह मॉर्निंग में हमारी इकोनॉमिक्स की थी और अब कल सुबह मॉर्निंग में हमारी बिजनेस की थी। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, दैट्स इट आज के लिए। जय माता दी।